हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अभी हम कवर करेंगे, देख लीजिए पूरा क्लास है ना। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लें मैग्ना कार्टा, है ना, वैसे इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा वो भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 इसमें ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये प्रश्न जो है ध्यान रखिएगा 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन। ब्रिटेन के राजा कौन थे? ब्रिटेन के राजा जिनका नाम था किंग जॉन। क्या नाम था? किंग जॉन। और इस किंग जॉन ने अपने देश के अलग सभी नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार लागू किया था। क्या अधिकार लागू किया था? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार लागू किया था। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने क्या किया था? अपने साम्राज्य में सभी लोगों के लिए मौलिक अधिकार लागू किया गया था। सभी लोगों के लिए क्या शुरू किया गया था? मौलिक अधिकार। और इसी मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसे मौलिक अधिकार को क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो इस तरह से मौलिक अधिकार को ही क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकार किस भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 3 के अंदर है मौलिक अधिकार, इसलिए भाग नंबर 3 को क्या कहा जाएगा? मैग्ना कार्टा। अगर हम लोग मौलिक अधिकार की बात करें, भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार का मांग सर्वप्रथम किसने किया था? मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम किया था मौखिक, ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। मौखिक, मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम मौखिक किया था किसने? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने किया था सर्वप्रथम। मौलिक अधिकार, भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट ने जो किया था मौलिक अधिकार की मांग वो मौखिक किया था। अगर लिखित की बात करें कि मौलिक अधिकार की लिखित मांग, लिखित मांग, और लिखित मांग 1928 में किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, नेहरू रिपोर्ट। और इसी नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या किया गया था? मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। इस नेहरू रिपोर्ट को ब्लू प्रिंट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्लू प्रिंट। और इस ब्लू प्रिंट के अंदर क्या कहा गया था? मौलिक अधिकार की मांग किया गया था लिखित, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार का मांग किसने किया था? एनी बेसेंट ने। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार का लिखित मांग 1928 में किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके अंदर? नेहरू रिपोर्ट के अंदर, है ना। नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था अंग्रेज सरकार को, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन नहीं किया था, जिसके कारण कि ये नेहरू रिपोर्ट क्या हुआ? एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कब? 1928 में। इसी नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्लू प्रिंट कहा जाता है। और उसके बाद 1931 की बात करें तो 19 आईएनसी का, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची अधिवेशन, आईएनसी इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन। और ये जो अधिवेशन हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 के अंदर, 1931 यहां लिख लीजिए, 1931 का आईएनसी का कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1931 के कराची अधिवेशन में मांग जो किया गया था, इसमें भी क्या चीज का मांग किया गया था? मौलिक अधिकार का। किसका मांग किया गया था? मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार का मांग इसके अंदर किया गया था। 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था कराची में, इस अधिवेशन में भी क्या किया गया था? मौलिक अधिकार का मांग किया गया था, देख लीजिए। और उसके बाद ध्यान रखिएगा 1931 में लंदन में, कहां पर? लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और ये सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से कौन गए थे? महात्मा गांधी।
तो ध्यान रखिएगा। और इसमें भी मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। इसमें क्या मांग किया गया था? मौलिक अधिकार। तो इस तरह से ये मौलिक अधिकार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुआ। क्या क्या? सबसे पहले जान लीजिए कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग नंबर 3, क्योंकि भाग नंबर 3 के अंदर ही क्या है? मौलिक अधिकार का प्रावधान है। और अगर बात करें मौलिक अधिकार से संबंधित मैग्ना कार्टा, तो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के ये ब्रिटेन के राजा जिसका नाम है किंग जॉन, इस किंग जॉन ने अपने साम्राज्य के लोगों के लिए क्या शुरू किया था? मौलिक अधिकार शुरू किया गया था। और इसी मौलिक अधिकार को क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा कहा गया था। मैग्ना कार्टा कहा गया था। मौलिक भारत के अंदर अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम पहली बार जो मांग किया, किसने किया? एनी बेसेंट ने किया था। और ये जो मांग किया था, ये मांग मौखिक था। और एनी बेसेंट के बाद मौलिक अधिकार का लिखित मांग नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के अंदर किया था। इसी नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। अगर बात कर लें मौलिक अधिकार का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, और इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन में भी मांग किया गया था किसका? मौलिक अधिकार का। और 1931 में हुआ था लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन। वैसे 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 1930, 1931 और 1932। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ है? लंदन में ही हुआ है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? भीमराव अंबेडकर। लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने भी लंदन के अंदर जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उसमें क्या चीज का मांग किया था? मौलिक अधिकार का, है ना। और कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं इसमें मौलिक अधिकार में। देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से भारत के अंदर मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर, किस भाग में अंदर है? भाग 3 में। और इसी भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और अगर हम लोग मौलिक अधिकार की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का प्रावधान। भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में, मूल संविधान किसको कहते हैं? तो मूल संविधान उसको कहते हैं जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मूल संविधान। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? मौलिक अधिकार की संख्या, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। लेकिन अभी कितना हो गया है? 6 हो गया। अभी मौलिक अधिकार कितना है? अभी वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितना है? 6। तो ये जो 7वां मौलिक अधिकार, ये क्या था? तो ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार को, किसको? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया, मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। तो इस तरह से अब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी रह गई? 6 रह गई, दिया गया। और ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये विधिक अधिकार हो गया। ये क्या है? विधिक अधिकार। ध्यान रखिएगा, ये जो है विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? अधिकार विधिक अधिकार है। और इस तरह से वर्तमान समय में अभी मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? 6 है। लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? 7। मौलिक अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 3 में। इसलिए भाग नंबर 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 के बीच में है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 था मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान समय में कितना हो गया है? 6 हो गया है। ये 7वां मौलिक अधिकार यानी
44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार के अंदर रख दिया गया। तो इस तरह से वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार रह गए हैं? 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। तो इस तरह से मौलिक अधिकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेन हम आप लोगों को बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर, भीमराव BR अंबेडकर को संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर हम लोग बात करें प्रारूप समिति, ये प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6 अन्य सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे, वो BR अंबेडकर अध्यक्ष थे। और सदस्य में जो थे कौन कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, DP खेतान सदस्य थे। DP खेतान, जब प्रारूप समिति का गठन हुआ तो DP खेतान को प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में रखा गया था, लेकिन जब कुछ दिन काम किया तो उसके बाद DP खेतान का मृत्यु हो गया, तो इनके स्थान पर TT कृष्णा आचार्य को सदस्य बनाया गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे है BL मित्तल, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। कुछ दिन इन्होंने काम किया तो उसके बाद इनके स्थान पे राघव राव ने काम करना शुरू किया। तीसरे नंबर पे है KM मुंशी, KM मुंशी भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्ला, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर भी प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते थे। और छठे नंबर पे है कृष्ण स्वामी अय्यर, तो कृष्ण स्वामी अय्यर भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। इस तरह से प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितना था? 6, और एक अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगर लेकिन आप लोग से प्रश्न पूछा जाए, बताइए कि प्रारूप समिति का जब गठन किया गया था तो प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे? अगर मेंबर की बात किया जाए, मेंबर यानी कि कितने लोग थे, तो आंसर करेंगे 7। लेकिन सदस्य पूछा जाए तो आंसर करेंगे 6। मेंबर की अगर बात करेगा कितने लोग थे, तो आंसर क्या करेंगे? उसी 7 में से 6 सदस्य थे और एक क्या थे? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। अगर हम लोग बात कर लेते प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। वैसे संविधान सभा के निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए ध्यान रखिएगा, संविधान निर्माण के लिए, किसके लिए? संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और इस संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें हुआ क्या था? जो सबसे जो बुजुर्ग थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और वो किनको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सबसे बुजुर्ग थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा को ही वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक आयोजित हुई, इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है संविधान सभा के निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी भी नहीं रहे, केवल प्रश्न में दिया रहे संविधान सभा निर्माण के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वहां पे अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में दिखे तो आंसर जरूर करेंगे क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी का बात करेगा तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के निर्माण के लिए उद्देशिका प्रस्तुत किया था। उद्देशिका, और ये उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? JL नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के निर्माण के लिए उद्देशिका प्रस्तुत किया था। और यही उद्देशिका बाद में चलकर क्या बना? भारत का प्रस्तावना बना। ध्यान रखिएगा, यही उद्देशिका बाद में चलकर क्या बना? भारत का
प्रस्तावना उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो ये कुछ क्वेश्चन था किससे संबंधित? संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे और एक अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी प्रश्न है हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, मुस्लिम लीग की स्थापना देश में हुई थी। मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था, स्थापना 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। किसके द्वारा किया गया था? सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां दोनों ने मिलकर किया था। सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर 1906 में एक संस्था बनाई थी जिसका क्या नाम है? मुस्लिम लीग। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर, स्थापना कहां पर हुआ था? ढाका में। स्थापना कहां पर हुआ था? ढाका। और ये जो ढाका है अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश की राजधानी है। तो इस तरह से मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में किसके द्वारा? सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा। कहां पर किया गया था? ढाका में। और ये ढाका वर्तमान समय में बांग्लादेश की राजधानी है। 1905 की बात करें तो ये 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल का विभाजन किया गया था, बंगाल का विभाजन। और ये बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ये भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 प्रांत में बांटा था, एक तो पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, है ना। तो इस तरह से बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1907 की बात करें तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन। और ये सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन बेहद फेमस क्वेश्चन है। 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में हुआ क्या था? कांग्रेस 2 दल में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का पहली बार दिल टूटा था। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का पहली बार दिल कब टूटा था? 1907 में। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? सूरत में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस 2 दल में विभाजित हुआ था, एक तो गरम दल में था और दूसरा नरम दल। ध्यान रखिएगा, गरम दल और नरम दल में विभाजन जो हुआ था 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। और 1911 में जो हुआ था, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन। और दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन जो किया गया था, इसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। कौन आए थे? इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। जॉर्ज पंचम भारत आए थे। और 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो इनके भव्य स्वागत में मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी किया गया था, है ना। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहां पर किया गया था? मुंबई के अंदर 1911 में। और उसी समुद्री रास्ते से होते हुए इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी भी साथ में आई थी। और इनके स्वागत में क्या बनाया गया था? मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया। जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो उसमें मुख्य रूप से बहुत सारे फैसला लिए गए, लेकिन मुख्य फैसला जो लिया गया, पहला तो फैसला ये लिया कि बंगाल का जो विभाजन किया गया था इसको रद्द किया गया। पहला क्या हुआ? बंगाल का जो विभाजन किया गया था 1905 में, उसको रद्द किया गया। बंगाल विभाजन रद्द किया गया। और दूसरा क्या? भारत की राजधानी अब कोलकाता से बदल के कहां कर दिया जाएगा? नई दिल्ली। ये घोषणा हुआ 1911 में, लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी कब? 1912 में। इसका घोषणा किया था, दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इसी आयोजन में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार के समय ये घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन जो किया गया था उसको रद्द किया जाता है, और साथ साथ में भारत की राजधानी अब कलकत्ता से बदल के कहां कर दी जाएगी? नई दिल्ली कर जाएगी। और भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी कब? 1912 ईस्वी में बनी। तो ये जो प्रश्न पूछा था क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना देश में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी, सॉरी 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल 2 प्रांत में विभाजित हो गया था। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, और ये सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। इसमें कांग्रेस 2 दल में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल।
और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इस दिल्ली दरबार के आयोजन में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे और समुद्री रास्ते से होते हुए सबसे पहले कहाँ आए थे? मुंबई में। इसलिए मुंबई में उनके भव्य स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। और दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ तो उसमें बहुत सारे घोषणाएं किया गया। उसमें प्रमुख घोषणा जो था, पहला तो बंगाल विभाजन को रद्द जो किया, बंगाल का विभाजन जो किया गया था उसको रद्द किया गया। और दूसरा काम क्या किया गया? अब भारत की राजधानी कोलकाता नहीं होगा बल्कि भारत की राजधानी कहां पर होगी? नई दिल्ली होगी। ये 1911 में घोषणा हुआ, लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी कब? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी हमारे पास प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मूल संविधान में डैश अनुसूची थी। मूल संविधान जिसमें किसी भी प्रकार का भी संशोधन नहीं हुआ उसी को मूल संविधान कहेंगे। अब मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछा है। मूल संविधान में जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें अनुसूचियों की संख्या कितना था? 8 था। कितने अनुसूची था? 8 अनुसूची था। और अभी अनुसूची कितना हो गया है? 12। अनुसूची कितना हो गया है? 12। तो ये जो 9वां अनुसूची था, 9वें नंबर का अनुसूची, ये कब जोड़ा गया? 1951 में जोड़ा गया। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। और उसी पहले संशोधन के अंदर भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची जोड़ा गया। और पहला जो संशोधन हुआ था वो भूमि सुधार से संबंधित था। किससे संबंधित है? भूमि सुधार। और भूमि सुधार को भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 9 में जोड़ा गया। कब? 1951 में। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब होता है? तो 1951 में। और इस 1951 में जब संशोधन होता है तो उसके अंदर अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा जाता है। और अनुसूची नंबर 9 में क्या है? भूमि सुधार। अगर अनुसूची नंबर 10 की बात करें तो अनुसूची नंबर 10 को कब जोड़ा जाता है? 1985 में। कब जोड़ा जाता है? 1985 में। ये था 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर 10वां अनुसूची जोड़ा जाता है। इसके अंदर क्या जोड़ा जाता है? दल बदल कानून। क्या जोड़ा जाता है? ध्यान रखिएगा, दल बदल कानून। दल बदल कानून, इसके अंदर क्या जोड़ा जाता है? दल बदल कानून। तो इस तरह से अनुसूची नंबर 9 जो जोड़ा जाता है, पहला संविधान संशोधन होता है कब? 1951 में। और इसके अंदर क्या जोड़ा जाता है? भूमि सुधार। और 10वां, ये जो है 10वां अनुसूची, ये अनुसूची है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? अनुसूची। और ये 10वां अनुसूची कब जोड़ा जाता है? 1985 में। 10वां अनुसूची जोड़ा जाता है 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून जोड़ा जाता है। किस अनुसूची के अंदर? अनुसूची नंबर 10। अब देख लेते हैं अनुसूची नंबर 11। तो अनुसूची नंबर 11 को कब जोड़ा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अनुसूची नंबर 11 जोड़ा जाता है 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या जोड़ा गया था? ग्राम पंचायत। क्या जोड़ा गया? ग्राम पंचायत। ध्यान रखिएगा, इसको कब जोड़ा गया? अनुसूची नंबर 11 के अंदर। अनुसूची नंबर 11 को कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर। और इसमें जोड़ा क्या गया? ग्राम पंचायत। अब एक और अनुसूची बचा, उसको भी देख लेते हैं। अनुसूची नंबर 12 की बात करें तो इसको कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 में। और इसके अंदर क्या जोड़ा गया? नगर निगम। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, नगर निगम। नगर निगम, इसके अंदर क्या जोड़ा गया? नगर निगम। तो अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन करके, और इसमें जोड़ा गया भूमि सुधार। अनुसूची नंबर 10 को जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, इसमें जोड़ा गया दल बदल कानून। और उसके बाद अनुसूची नंबर 11 को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और इसमें जोड़ा गया ग्राम पंचायत। और जो है अनुसूची नंबर 12 को जो जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और इसमें क्या जोड़ा गया? नगर निगम। तो इस तरह से वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंदर कितने अनुसूची हो गया है? 12 अनुसूची हो गया है। लेकिन मूल संविधान में कितना था? 8 था। और 14 जो है मूल संविधान में भागों की संख्या कितना था? 14। मूल संविधान की बात करते तो मूल संविधान में कुल कितने भाग था? 14 भाग था। और अभी वर्तमान समय में संविधान के अंदर कितने भाग हो गए हैं? 22 भाग। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, मूल संविधान में भाग कितने था? भाग था 14, लेकिन अभी वर्तमान समय में कितना हो गया है? 22 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ, और इस संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। इस तरह से भारत राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद डेश में, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा? ये कहा गया अनुच्छेद नंबर 1 में। किसके अंदर कहा गया है?
अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा और इस संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 1। अगर हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद नंबर 40 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद नंबर 40 संबंधित है ग्राम पंचायत से। अनुच्छेद नंबर 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद नंबर 356 बेहद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 356। और अगर बात कर ले अनुच्छेद नंबर 19, तो अनुच्छेद नंबर 19 जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित है ना? किससे संबंधित है? स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 19 संबंधित है स्वतंत्रता से। तो इस तरह से भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद के अंदर कहा गया? अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर कहा गया। और अनुच्छेद 1 में भी है और ये भाग नंबर 1 के अंदर भी है। भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा, है ना? ये भी किस भाग के अंदर है? भाग नंबर 1 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी प्रश्न है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है ना? भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है? तो ये ध्यान रखिएगा, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। इस तरह से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के पहले किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी थी? झारखंड की। उड़ीसा की ये रहने वाली है। उड़ीसा के मयूरभंज इलाके में इनका जन्म हुआ। उड़ीसा के मयूरभंज इलाके में इनका जन्म, रहने वाली उड़ीसा की है, लेकिन ये जो राज्यपाल बनी थी किस राज्य की? झारखंड की। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू देश के तरफ से यानी कि देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, बनी है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। और ध्यान रखिएगा, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देश की पहली आदिवासी महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू देश के तरफ से दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में सुखोई 30 से उड़ान भरी है असम के तेजपुर एयरबेस से। इसके पहले भी कई ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने की वायुसेना बेस से उड़ान भर चुका है। तो वैसे ये प्रश्न जो है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड। झारखंड ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र। किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल या राष्ट्रपति, राज्यपाल या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, है ना? उपराष्ट्रपति, इस तीनों को बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। या राज्यपाल कहे यानी गवर्नर कहे, या फिर राष्ट्रपति कहे, या फिर वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कहे, तो इनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। 35 से कम अगर है तो आप राष्ट्रपति बनने के उम्र सीमा में योग्य नहीं है। गवर्नर, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इनको बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा सदस्य या फिर विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। अगर वहीं पर राज्यसभा सदस्य आप बनना चाहते हैं, राज्यसभा सदस्य, तो राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा चाहिए 30 वर्ष। कितना चाहिए? 30 वर्ष। और किसी भी राज्य के अंदर का पंचायत के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत के अंदर, पंचायत ग्राम पंचायत का चुनाव या फिर नगर निगम का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, तो इसके लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। ये पूरा ध्यान रख लीजिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा संसद बनने के लिए कितना उम्र सीमा चाहिए? न्यूनतम 30 वर्ष चाहिए। लोकसभा और किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। और किसी भी राज्य के अंदर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ते हैं या फिर नगर निगम का चुनाव लड़ते हैं तो न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी प्रश्न है हमारे पास, उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया? तो दो तरह के दल होते हैं, एक क्षेत्रीय दल जो किसी विशेष राज्य के अंदर चुनाव लड़ती है,
और दूसरा होता है पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ती है, उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। अभी हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया, तो ध्यान रखिएगा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जिसको आप के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग आप की बात करें तो इस आप यानी कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था, 2012 में। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ है, 2012 में। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अभी आम आदमी पार्टी को हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया। और ध्यान रखिएगा आईएनसी की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है 1885 में। और इसको, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो दर्जा दिया गया था 1952 में। कब दिया गया था, 1952 में दिया गया था। अगर हम लोग बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव, तो पंजा छाप है, क्या है, पंजा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की है। अगर बीजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है 1980 में। कब हुआ है, 1980 में। और 1980 से 84 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको दिया गया। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल छाप, क्या है, कमल छाप। अगर बीएसपी की बात करें, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ है, 1984 में। तो ध्यान रखिएगा बहुजन समाज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ है, 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ है। और इसको 2004 में, ध्यान रखिएगा कब, 2004 में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया। और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी। तो इस तरह से हाल ही में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया, वो है आम आदमी पार्टी, जिसका गठन 2012 में हुआ था। और 2023 के अंदर उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया। अगर हम लोग बात कर ले वर्तमान समय में कितने दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है, तो 6। याद रखिएगा कितना दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है, 6। 6 में कौन कौन है, आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी जिसको कहेंगे, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसका गठन 2013 में हुआ था। और नेशनल पीपुल्स पार्टी को 2019 के अंदर इसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया था। और राष्ट्रीय नेशनल पीपुल्स पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, किताब छाप, ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे बात कर रहे हैं, छठा जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1964 में हुआ था। और 1968 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा इसको दिया गया। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो ध्यान रखिएगा हसिया, तारा और चांद। हसिया, तारा और चांद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह। इस तरह से ये 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल वर्तमान समय में भारत के अंदर है। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया, तो वह है आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी एक आध क्वेश्चन होगा उसको देख लेते हैं। आज की सभा हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले सभा में अगले दिन फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।